मैग्निफिसेंट मोमेंट्स दिल से दिल तक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार नौकरी की व्यस्तता होने की वजह से मुझे आने में देर हो गई, पर आने वाले समय में मैं आपसे रूबरू होने की कोशिश करता रहूंगा। आज मैं आपके सामने लाया हूं हिंदी डिक्लामेशन अपने मंच का पहला अनुभव। इस तरह अमिताभ बनने का सफर चलता रहा और वक्त के साथ पसंदीदा कलाकार भी बदलते रहे। अमिताभ के बाद मिथुन दा और फिर शाहरुख खान और फिर कोई और। उस तरह फिर गाना भी बदलता रहा। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा, आ कसम खा ले, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। यह घटना स्टैंडर्ड 8th की है। मैं बचपन से बहुत ही शर्मीला स्वभाव का, अपने आप में रहने वाला था और किसी से बात विचार में करता नहीं था। मुझे बहुत शर्म आती थी कि किसी से बात करूं तो कैसे करूं। फिर मैं सोचा कि अगर मुझे एक सफल एक्टर बनना है तो मुझे स्टेज पर तो जाना ही होगा। मेरे पास स्टेज का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तभी दिमाग में आया हिंदी डिक्लामेशन, जो हमारे स्कूल में अक्सर हुआ करते थे। बचपन से इच्छा थी कि आसमान छूं और स्टेज पर जाने में उतना ही डर लगता था। दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। आखिरकार मैंने कोशिश किया कि हिंदी डिक्लामेशन में ऑडियंस के तौर पे लास्ट में मैं अपने विचार रखने जरूर जाऊंगा। और इस तरह मैं हिंदी डिक्लामेशन का वेट करने लगा। हिंदी डिक्लामेशन बेसिकली एक विषय दिया जाता था, उसके पक्ष में 6 हाउस के लोग और उसके विपक्ष में 6 हाउस के लोग बोलते थे और अपने विचार रखते थे। और आखिर में श्रोतागण से, ऑडियंस को भी मौका मिलता था कि उनको अगर कुछ व्यक्त करना है तो व्यक्त कर सकते हैं। मुझे लगा कि यही मौका अच्छा है। मैंने अपने प्लान को किसी से डिस्कस नहीं किया। आखिर हिंदी डिक्लामेशन का दिन आ गया और हिंदी डिक्लामेशन का टॉपिक था टेलीविजन से लाभ और हानि। इस तरह 6 हाउस के बच्चे पक्ष में और 6 हाउस के बच्चे विपक्ष में बोले और आखिर में वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। इसकी तैयारी मैंने पूरी तरह कर रखी थी। मैंने लगभग 15 मिनट का कंटेंट पूरा रट्टा मारकर याद करके रखा था ताकि स्टेज पर जाऊं तो भूलूं नहीं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि जो श्रोतागण अपना विचार रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने हाथ उठाया। सभी बच्चे जो मेरे दाएं बाएं थे सन, अरे ये कहां से? पर मुझे बुलाया गया। मैं बिल्कुल उत्साहित था पर डरा हुआ भी था। मैं दौड़ते दौड़ते स्टेज की ओर गया। आखिरकार मैं स्टेज पर आ गया। दुनिया बिल्कुल नई लगने लगी। 1000 लोगों की आंखें मुझे देख रही थी। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ बैठकर लोगों को स्टेज पर देखता था अपनी 2 आंखों से, और मैं एहसास नहीं कर पाता था कि जो लोग स्टेज पे होते हैं उनको मेरी तरह कितनी 2-2 आंखें देखती हैं। पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा था, बिल्कुल घबराहट। फिर भी मैं माइक के पास गया और चूंकि मेरा कंटेंट रट्टा मारा हुआ था तो भूलने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सीधा माइक पर गया और शुरू किया टेलीविजन से लाभ के पक्ष में और बोलता गया। एक्चुअली श्रोतागण को बोलने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्त दिया जाता है और मेरा वक्त कब 6 मिनट 7 मिनट पार हो रहा था, पर मैं रुक नहीं पा रहा था। मेरे शरीर के अंदर एक घबराहट सी दौड़ गई थी। उसकी वजह से शरीर और आवाज दोनों में कंपन होने लगा था। मैं बिल्कुल नर्वस हो गया था और सिर्फ बोलता जा रहा था। मास्टर ऑफ द सेरेमनी बार बार रिंग बजा रहा था कि तेरा वक्त खत्म हो गया। हमारे टीचर भी इशारों में बात कर रहे थे कि इसका समय काफी हो गया है। मैं काफी नर्वस था बट मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बिल्कुल घबराया हुआ था और मन में गाना बज रहा था। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा क्या करूं। मेरी हालत बिना ब्रेक फेल गाड़ी की तरह हो गई थी। मुझे कौन रोकेगा, कहां रुकूंगा, मैं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल नर्वस हो गया था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा दोस्त आवे और बचा ले। बचाओ भाई बचाओ। मैं लोगों से चिल्ला रहा था, अंदर से अंतर्मन से गुहार कर रहा था। अंतर्मन से आवाज निकल रही थी। आखिरकार मेरे दोस्त आए और फिर साथ में आकर मुझे वहां से ले गए। मुझे ऐसा लग रहा था
कि आसमान आसमान फट जाए, धरती फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं, मुझे कोई देखे नहीं। मैं सर में से पानी पानी हो गया था। मेरा पूरा जो पर्सनालिटी था, पूरा व्यक्तित्व का मटिया मिंट हो गया था। फिर मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों को आंख कैसे दिखाऊंगा, टीचर क्या बोलेंगे, कल सुबह पीटी जाएंगे तो क्या होगा। मैं काफी घबराहट के साथ अपनी जगह पर गया। वहां पर जो हमारे दोस्त थे उन्होंने हाथ मिलाया और बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया। और इस तरह वे लोग सांत्वना देने की काफी कोशिश किए। मैं समझ रहा था कि ये लोग मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, दोस्त तो आखिर दोस्ती होता है। फिर किसी तरह हॉस्टल पहुंच गया। मुझे इच्छा थी कि सुबह मैं पीटी नहीं जाऊं, क्लास नहीं जाऊं, टीचर क्या बोलेंगे। पर अगले दिन पीटी भी गए, क्लास भी गए, किसी ने कुछ बोला नहीं। सिचुएशन काफी कंट्रोल में आ गया था, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे। और इस तरह मुझे एक फायदा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया। और इस तरह जो हमारा स्कूल है लोगों को व्यक्तित्व के विकास करने में बहुत ही सपोर्ट करता है। इस तरह स्टैंडर्ड 8 से 12 तक का सफर चलता रहा। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था तो फिर मैं कभी आईना के सामने कभी कुछ गाना गाने की प्रैक्टिस करता था, कभी किसी के जन्मदिन पर कुछ कहानी, कुछ कुछ चुटकुले लोगों को सुनाता था। मतलब पब्लिक से रूबरू होने लगा था। अब मुझे लगा कि एक्टर बनना कैसे है, क्योंकि पिताजी तो सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि पिताजी पूजा पाठ करने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पकड़ इतनी ही थी कि वो मेरी वजह से अमिताभ बच्चन को जानते थे, क्योंकि मैं अमिताभ की नकल करने के चक्कर में अपने भाई को गोली मार दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका फिल्म इंडस्ट्री पे पकड़ कितना होगा। फिर एक दिन मैंने कोई मैगजीन में एक एड्रेस देखा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वहां मैंने अप्लाई किया और एक्टिंग कोर्स के बारे में पता किया। तो वहां से जवाब भी आया कि उस समय जो पहले वहां एक्टिंग कोर्स हुआ करता था वो अभी नहीं चलता है, वो बंद कर दिया गया है। वहां पर डायरेक्शन, साउंड इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्निकल सर्विसेज के कोर्स चलते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो कभी बाद में जॉब ज्वाइन करेंगे, फिर कुछ पैसे बचाएंगे और फिर एक्टिंग में ट्राई करेंगे। और इस तरह ये सफर हंसता हुआ आगे बढ़ता गया। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप को चोर कहा था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देके नौकरी से निकाल दिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जहां कहोगे मैं साइन कर दूंगा। अब क्या बताएं मौसी, लड़का तो हीरा है, हीरा।